नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा के साथ, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है भारतीय राजनीति से। जी हाँ, भारतीय राजनीति से। उस दौर से जुड़ा है जब भारत ने स्वतंत्रता हासिल की थी और आज़ाद हुए भारत के सामने जो तमाम तरह की मुश्किलें थी और दिक्कतें थी, वो सबसे पहली दिक्कत ये थी कि विकास कैसे हो और दूसरी बात है लोकतंत्र कैसे कायम किया जाए। लोकतंत्र कायम रखना उस समय की सबसे ज़्यादा और सबसे मुश्किल चुनौती थी, सबसे बड़ी और सबसे अहम और सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक था। इस चुनौती का सामना करने के लिए एक नई प्रणाली का आविष्कार हुआ और वो थी चुनाव प्रणाली। आज ही के दिन साल 1951 को पहले आम चुनाव की शुरुआत हुई। जी हाँ, पहले आम चुनाव की शुरुआत हुई। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस ऐतिहासिक घटना पर, जो उस वक्त की सबसे ज़्यादा प्रचलित और ऐतिहासिक घटनाओं में से एक थी। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 25 अक्टूबर का ऐतिहासिक आकलन। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज ही के दिन साल 1951 को पहली वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पहले आम चुनाव की शुरुआत आज ही के दिन की गई थी। भारत जब पहली बार नया आज़ाद हुआ था, तो इस नई आज़ादी के चलते कई तरह की भारत को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। साल 1950 का वो दौर जब एक तरफ भारत गणतंत्र बन चुका था, तो पहले आम चुनाव बाकी बातों के अलावा जनता का विश्वास हासिल करने की जंग थी। ये बात सही है कि यूरोप और अमेरिका में जहां वयस्क मताधिकार के सीमित मायने थे, मसलन औरतों को पहल इस अधिकार से वंचित रखा जाता था, वहीं इसके उलट नए आज़ाद हुए हिंदुस्तान ने देश के सभी वयस्क लोगों को मताधिकार सौंप दिए थे। जिस देश को आज़ाद हुए मुश्किल 5 साल ही हुए थे, जिस देश में सदियों से राजशाही चल रही हो, जहां शिक्षा का स्तर महज 20% हो, उस देश की आबादी को अपना शासन चुनने का अधिकार मिलना उस देश के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी और शायद पूरे विश्व के लिए उस साल की ये सबसे बड़ी और ऐतिहासिक घटना थी। भारत के गणतंत्र बनने के एक दिन पहले चुनाव आयोग का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। सुकुमार सेन बेहद काबिल IAS ऑफिसर होने के अलावा विद्वान और गणितज्ञ भी थे। उन्होंने नेहरू की अदानत जल्दबाजी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जवाहरलाल नेहरू ने साल 1951 की शुरुआत में ही चुनाव की घोषणा की और वो चाहते थे कि चुनाव जल्द से जल्द हो। 25 अक्टूबर साल 1951 को जैसे ही पहला वोट हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में पड़ा, नए युग का आरंभ हो गया। आज़ादी के संघर्ष के कारण देश के जनमानस तो कांग्रेस का ही नाम लोगों के दिल और जुबान पर चढ़ चुका था। इसीलिए कांग्रेस ने 364 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटें जीतकर दूसरी बार बड़ी पार्टी बनकर उभरी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा के जीवन से जुड़ा है। जी हाँ, निर्मल वर्मा। आज ही के दिन साल 2005 में उनका निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि पर आज चलिए नज़र डालते हैं उनके जीवन पर। दरअसल आज ही के दिन साल 2005 को हिंदी के मशहूर साहित्यकार निर्मल वर्मा का निधन हुआ था। उनके कई साहित्य और उपन्यासों से उन्हें लोकप्रियता काफ़ी हासिल हुई, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रियता उनको रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सो, लाल टीन की छत और वे दिन जैसे उपन्यासों से हासिल हुई। उनका अंतिम उपन्यास अंतिम आरण्य साल 1990 में प्रकाशित हुआ था। उनकी 100 से अधिक कहानियाँ कई कहानी संग्रहों में प्रकाशित हुई थी। निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल साल 1929 को शिमला में हुआ था। ब्रिटिश सरकार के रक्षा विभाग में एक उच्च पदाधिकारी श्री नंद कुमार वर्मा के घर जन्म लेने के बाद 8 भाई बहनों में से 5वें नंबर पर निर्मल वर्मा थे। निर्मल वर्मा की संवेदनात्मक बनावट और हिमाचल की पहाड़ी छाया से दूर
पहचानी जा सकती है। उन्होंने कम पढ़ाई की, परंतु जितना पढ़ाई लिखाई की उतने में उन्हें बहुत ख्याति हासिल हुई। उन्होंने कहानी की प्रचलित कला में संशोधन किया, प्रत्यक्ष यथार्थ को भेद कर उसके भीतर पहुंचने का प्रयत्न किया। हिंदी के महान साहित्यकारों में से अज्ञेय और निर्मल वर्मा जैसे कुछ ही साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर भारतीय और पश्चिम संस्कृतियों के अंतर्द्वंद पर गहनता एवं व्यापक से विचार किया। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए करने के कुछ दिन बाद उन्होंने अध्यापन शुरू किया। साल 1959 से 72 के बीच उन्होंने यूरोप का प्रवास अवसर मिला। ये प्राग विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या संस्थान में 7 साल तक रहे। उनकी कहानी माया दर्पण ने साल 1973 में फिल्म का रूप लिया, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है पांडुरंग शास्त्री अठावले के जीवन से। जी हाँ, पांडुरंग शास्त्री अठावले ये वो शख्सियत थी जिन्होंने भारत के समाज में काफ़ी मदद और अहम भूमिका निभाई। वो एक समाज सुधारक के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। आइए उनके जीवन पर नज़र डालते हैं, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन भारतीय समाज सुधारक पांडुरंग अठावले का निधन हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, समाज सुधारक तथा दार्शनिक थे। पांडुरंग अठावले को दादा भाई के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने समाज में स्वाध्याय के माध्यम से आत्मा चेतना जगाने का आदर्श स्थापित करने की कोशिश की थी और समाज सुधार आंदोलन भी चलाए। अठावले ने युक्ति पूर्वक वेदों, उपनिषदों तथा हिंदू संस्कृति की आध्यात्मिक शक्ति पुनः जागृत की और आधुनिक भारत के सामाजिक रूपांतरण में उस ज्ञान तक विवेक का प्रयोग संभव बनाया। वर्ष 1999 में भारत सरकार ने दादा पांडुरंग को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। धार्मिक प्रवृत्तियों से परिपूर्ण पांडुरंग के परिवार में विद्वता की परंपरा थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और हिंदू ग्रंथों के अध्ययन में लग गए। पांडुरंग ने अपनी स्वप्रेरणा से स्वाध्याय आंदोलन भी चलाया, भगवद गीता पर आधारित था। इसी स्वाध्याय के आधार पर पांडुरंग ने युक्ति निकाली थी कि इसमें सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं का समुचित समाधान किया जा सकता है। पांडुरंग ने स्वाध्याय से अनुभव और परिपक्वता का संबंध जोड़ते हुए समाज में इसका महत्व प्रचारित किया तथा बहुत सी समस्याओं का हल भी प्रस्तुत किया। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।